नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू मैम। आप देख रहे हैं अंजू एग्जाम एकेडमी। एनसीईआरटी की कंप्लीट सीरीज में की पार्ट 2 यानी क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 कवर करेंगे, पीपुल एज द रिसोर्स यानी मानव संसाधन। दोस्तों, आप लोग कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग ऐसे कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआरसी, डीएसएसबी अन्य टीचिंग एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि क्लास शुरू करने से पहले हम ये बता दूं कि आप यदि बीच में छोड़कर जाते हैं तो नुकसान आपको होगा, कोई और का नहीं होगा। इसलिए आप लोग जो भी पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए, ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए आप लोग तैयार हो सकें। चलिए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव संसाधन की अवधारणा सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है। प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए है केवल वस्तुएं एवं सेवाओं का उपभोग करने वाली जनसंख्या। ऑप्शन बी है ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य से युक्त वह जनसंख्या जो उत्पादन में योगदान दे सकती है। ऑप्शन सी है किसी देश में केवल शिक्षित लोग। ऑप्शन डी है केवल उद्योगों में कार्य करने वाले लोग। ये बताइए, मानव संसाधन की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट कौन करता है। कमेंट करके आप लोग प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करिए। तो देखिए, जो निम्नलिखित में से मानव संसाधन जो है ह्यूमन रिसोर्सेज की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है, वो ये है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य से युक्त वह जनसंख्या जो उत्पादन में योगदान दे सकती है। ऑप्शन बी होगा। चलिए इसको और अच्छे तरह से स्पष्ट करते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार केवल बड़ी जनसंख्या होना किसी देश की शक्ति नहीं, जब वही जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ और कुशल बन जाती है तो उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देती है, तब उसे ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। यही कारण है कि जापान जैसे देशों के पास प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद वे विकसित हैं, क्योंकि उनके पास उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन हैं। अधिक जनसंख्या होना मतलब किसी देश का विकसित होने का कोई वो नहीं है कंसेप्ट। हाँ, थोड़ा ही जनसंख्या रहे लेकिन वो स्किल्ड हो, एजुकेट हो, हेल्दी हो, ऐसे जनसंख्या को मानव संसाधन कहा जाता है। और उसका उदाहरण जापान से आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षा पर किया गया व्यय न होकर निवेश पर क्यों माना जाता है। प्रश्न दिया है, शिक्षा पर किया गया व्यय खर्च न होकर निवेश क्यों माना जाता है। ऑप्शन ए है, क्योंकि इसमें केवल सरकारी व्यय बढ़ता है, क्योंकि इससे भविष्य में लोगों की उत्पादकता और आय अर्जित करने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि शिक्षा जनसंख्या कम करती है। ऑप्शन डी है, क्योंकि विद्यालय का राजस्व उत्पन्न होता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि शिक्षा पर किया गया खर्च मतलब किया गया व्यय खर्च न होकर निवेश क्यों माना जाता है। ऑप्शन को देखिए और उत्तर बताइए। शिक्षा पर किया गया व्यय खर्च न होकर निवेश माना जाता है, क्योंकि इससे भविष्य में लोगों की उत्पादकता और आय अर्जित करने की क्षमता बढ़ती है। यानी जब शिक्षा पर कोई भी व्यक्ति खर्च करता है तो वह जो शिक्षा पर किया गया व्यय है वो मानव संसाधन को गुणवत्तापूर्ण बनाता है और उत्पादन में उत्पादकता उसकी बढ़ती है और आय भी बढ़ती है, जिससे इसे भविष्य में उसे लाभ मिलता है। इसीलिए वह खर्च न होकर व्यय निवेश माना जाता है। ऑप्शन भी सही होगा। एनसीईआरटी इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताती है कि शिक्षा पर किया गया व्यय खर्च वास्तव में भविष्य के लिए निवेश माना जाता है, क्योंकि शिक्षा से कौशल बढ़ता है, कौशल से उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादकता से आय बढ़ती है और आय बढ़ने से आर्थिक विकास होता है। यह प्रक्रिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस कंसेप्ट को एक बार और समझिए। देखिए, शिक्षा पर किया गया खर्च वास्तव में भविष्य के लिए निवेश है, क्योंकि शिक्षा पर करने से व्यय, शिक्षा से कौशल बढ़ता है, कौशल से उत्पादन बढ़ती है, उत्पादकता से आय बढ़ती है और आय बढ़ने से आर्थिक विकास होता है। और इसी प्रक्रिया को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को मानव पूंजी
फॉर्मेशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न इंग्लिश ये है, इंग्लिश देखते हैं, हिंदी देखते हैं। मानव पूंजी निर्माण मुख्यतः किसके माध्यम से होती है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य निवेश से, जनसंख्या वृद्धि से, आयात में वृद्धि से, मुद्रास्फीति में वृद्धि से। मानव पूंजी का निर्माण मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, बताइए। क्या जनसंख्या वृद्धि से होगा? जी नहीं। आयात वृद्धि से होगा? जी नहीं। मुद्रास्फीति वृद्धि से होगा? जी नहीं। स्वास्थ्य शिक्षा पर निवेश से मानव पूंजी निर्माण का मतलब निर्माण मुख्यतः होता है। क्या? मानव पूंजी निर्माण। ऑप्शन ए होगा। यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का अर्थ होता है लोगों की क्षमता को विकसित करना। यह मुख्य रूप से शिक्षा से, स्वास्थ्य से, प्रशिक्षण से, कौशल विकास से, इनमें निवेश करने से व्यक्ति अधिक कुशल एवं उत्पादक बनता है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव संसाधन और मानव पूंजी के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है? देखिए, ऊपर से दो कंसेप्ट हम लोग क्लियर किए, मानव पूंजी और मानव संसाधन। अब उसमें अंतर समझ लेते हैं कि मानव पूंजी और मानव संसाधन में क्या अंतर है। प्रश्न को देखिए, मानव संसाधन और मानव पूंजी में अंतर पूछ रहा है। मानव संसाधन लोगों को दर्शाता है, जबकि मानव पूंजी लोगों में निहित शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य को दर्शाती है। ऑप्शन बी है, मानव संसाधन एवं मानव पूंजी बिल्कुल समान है। मानव पूंजी केवल शारीरिक शक्ति दर्शाती है, मानव संसाधन केवल रोजगार प्राप्ति को दर्शाता है। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है कि मानव संसाधन और मानव पूंजी के बीच अंतर कौन स्पष्ट कर रहा है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मानव संसाधन लोगों को दर्शाता है। जो मानव संसाधन होता है ना, वो लोगों को दर्शाता है, जबकि मानव पूंजी लोगों में निहित शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य को दर्शाती है। ऑप्शन ए सही होगा। आइए इसे और स्पष्ट करते हैं। और यह जो प्रश्न है ना, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है देश की जनसंख्या जो उत्पादन में योगदान दे सकती है, और ह्यूमन कैपिटल का मतलब उसी जनसंख्या में निहित शिक्षा, कौशल और अनुभव, स्वास्थ्य से संबंधित है। ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी जो जितना स्किल्ड पर्सन रहेगा वो उतना पूंजी का निर्माण करेगा। ऐसे आसान भाषा में समझिए, जो जितना स्किल्ड पर्सन रहेगा वो उतना आय का क्रिएशन करेगा। जितना शिक्षित होगा, जितना अनुभवी होगा, जितना कौशल उसके अंदर होगा, जितना वो स्वस्थ होगा, उसका उतना ही आय अधिक होगा। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है, देश की जनसंख्या जो उत्पादन में योगदान दे सकती है, उसे ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। अर्थात ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। क्या? ह्यूमन कैपिटल जो है ह्यूमन रिसोर्स की गुणवत्ता को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी विकास का सबसे प्रभावी संकेतक है? क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी विकास का सबसे प्रभावी संकेतक है? ऑप्शन ए है स्वर्ण उत्पादन में वृद्धि, साक्षरता, स्वास्थ्य और कौशल स्तर में सुधार। ऑप्शन सी है आयात में वृद्धि। ऑप्शन डी है जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। बताइए उत्तर कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी विकास यानी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का सबसे प्रभावी संकेतक है? प्रश्न नंबर कौन सा था? 5। तो जो मानव पूंजी विकास को सबसे प्रभावी संकेतक इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी, हेल्थ एंड स्किल लेवल यानी साक्षरता, स्वास्थ्य, कौशल स्तर में सुधार ही मानव पूंजी विकास का प्रभावी संकेतक है। यानी मानव पूंजी विकास केवल जनसंख्या बढ़ाने से नहीं होता है। जब लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है, कौशल विकसित होता है, तब उनकी उत्पादकता और आय दोनों बढ़ती है। इसलिए विकसित देशों में आर्थिक विकास तेजी से होता है, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक आदमी जो पर्सन होते हैं स्किल्ड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। जो व्यक्ति जितना हेल्दी रहेगा उसकी कार्य करने की कैपेसिटी अधिक रहेगी, वो अत्यधिक उत्पादन करेगा और जिससे उसकी आय भी अधिक होगी। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि है? आर्थिक गतिविधि। प्रश्न को देखिए, ऑप्शन दिखाती हूँ।
और ये टीजीटी पीजीटी का पेटेंट सवाल है, क्योंकि इससे प्रश्न बन चुके हैं। प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि है? देखिए ऑप्शन। एक माँ द्वारा बिना पारिश्रमिक के अपने परिवार के लिए भोजन बनाना, मतलब एक माँ द्वारा बिना किसी पारिश्रमिक के यानी बिना वेतन के अपने परिवार के लिए भोजन तैयार करना, क्या ये आर्थिक गतिविधि है? या एक शिक्षक द्वारा सरकारी विद्यालय में पढ़ाना तथा वेतन प्राप्त करना? ऑप्शन सी है एक छात्र का घर पर अध्ययन करना, या ऑप्शन डी है एक व्यक्ति का अपने स्वास्थ्य के लिए योग करना। कौन है जो आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आएगा, यानी आर्थिक योगदान देगा देश में? क्या माँ द्वारा बिना किसी पारिश्रमिक के अपने परिवार के लिए भोजन बना रहे थे एक आर्थिक गतिविधि नहीं है। वही किसी दूसरे के घर जाकर खाना बनाती, उसको वेतन मिलता तो आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता। लेकिन जो व्यक्ति अपने लिए अपने परिवार के लिए कर रहा है वो आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत नहीं है। एक टीचर है, यदि वह स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको वेतन मिल रहा है तो वो आर्थिक गतिविधि है। लेकिन वही व्यक्ति, वही शिक्षक अपने बेटे को, अपने परिवार के सदस्यों को पढ़ाएगा तो वह आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो माँ द्वारा बिना पारिश्रमिक के परिवार के लिए भोजन बनाना तो जी आर्थिक गतिविधि नहीं है। एक शिक्षक द्वारा सरकारी विद्यालय में पढ़ाना और वेतन प्राप्त करना जी आर्थिक गतिविधि है। एक छात्र का घर पर अध्ययन करना आर्थिक गतिविधि नहीं है। एक व्यक्ति का अपने स्वास्थ्य के लिए योग करना ये भी आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो एक शिक्षक द्वारा सरकारी विद्यालय में पढ़ाना और वेतन प्राप्त करना ये आर्थिक गतिविधि है। वही एक माँ द्वारा बिना किसी पारिश्रमिक के परिवार के लिए भोजन बनाना तो ये एक आर्थिक गतिविधि नहीं है। लेकिन वही माँ दूसरे के घर जा करके काम करके, खाना बना करके कुछ वेतन प्राप्त कर लेती तो वो आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। यानी जो स्वयं उपभोग के लिए बिना पारिश्रमिक के मिलता है उसे आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ऑप्शन भी सही होगा। आइए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वह होती है जिसके बदले आय या पारिश्रमिक प्राप्त होता है। यहाँ शिक्षक को वेतन मिल रहा है इसलिए आर्थिक गतिविधि है, जबकि परिवार के लिए खाना बनाना, पढ़ाई करना, योग करना उपयोगी कार्य है, लेकिन उससे प्रत्यक्ष आय प्राप्त नहीं होता, इसलिए वे आर्थिक गतिविधि नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन गैर बाजार गतिविधि है? ऑप्शन ए है बाजार से सब्जी बेचना, एक दर्जी द्वारा ग्राहकों के कपड़े सिलना एवं शुल्क लेना। ऑप्शन सी है एक माँ द्वारा बिना पारिश्रमिक के घर के बच्चों की देखभाल करना, या ऑप्शन डी है यात्रियों के लिए टैक्सी चलाना। कौन सा आर्थिक यानी गैर बाजार गतिविधि है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज है? ऑप्शन देखिए सब्जी बेचना ये मार्केट गतिविधि है, दर्जी द्वारा ग्राहकों से कपड़े सिलना और शुल्क लेना ये भी है, और यात्रियों द्वारा टैक्सी चलाना तो यात्रियों से ये मतलब किराया लेगा, और कपड़ों से जो कपड़ा सिलेगा वो शुल्क भी लेगा, सब्जी बेचेगा तो भी पैसा पाएगा। लेकिन एक माँ द्वारा बिना पारिश्रमिक के घर पर बच्चों की देखभाल करना ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज है। ऑप्शन सी सही होगा। एनसीईआरटी के अनुसार ऐसी गतिविधि जिनके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता लेकिन वे समाज और परिवार के लिए महत्वपूर्ण होती हैं तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज कहलाते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या है? ऐसी गतिविधि जिनके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता लेकिन वे समाज और परिवार के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों की देखभाल, घर की सफाई, परिवार के लिए भोजन बनाना, ये सब जीडीपी में शामिल नहीं होती हैं, लेकिन इनका सामाजिक महत्व बहुत अधिक होता है। प्रश्न नंबर 8 है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। शिक्षा मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार करता है। क्या करता है? शिक्षा मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार करता है। अब उसका कारण है क्योंकि शिक्षा ज्ञान और कौशल एवं उत्पादकता को बढ़ाती है। कथन और कारण को देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए तो मैं ऑप्शन दिखाती हूँ। शिक्षा मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार करती है। उसका कारण है कि शिक्षा ज्ञान, कौशल एवं उत्पादकता को बढ़ाती है। ऑप्शन देखिए।
ऑप्शन ए है कि दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है सी सही है, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है, आर सही है। बताइए प्रश्न नंबर 8। देखिए, शिक्षा मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। जो जी बिल्कुल। क्यों सुधार करते हैं? क्योंकि शिक्षा ज्ञान कौशल से उत्पादकता बढ़ती है। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी शिक्षा केवल साक्षरता नहीं बढ़ाती बल्कि व्यक्ति के सोच, निर्णय क्षमता, कौशल और कार्य कुशलता को भी बढ़ाती है। इसी कारण शिक्षित व्यक्ति अधिक उत्पादक होता है और अर्थव्यवस्था के विकास में अधिक योगदान देता है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? क्या प्रश्न दे रहा है कि सबसे, जो ऑप्शन दिया है इसमें से सबसे अधिक मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन देखिए, लग्जरी कार खरीदना, शॉपिंग मॉल का निर्माण करना, बेरोजगार युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना या उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करना। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न को एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए। मानव पूंजी में निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या हो सकता है? तो सबसे अच्छा उदाहरण बेरोजगार युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी उसका स्किल डेवलप्ड करना ही सबसे उपयुक्त उदाहरण है। मानव पूंजी में निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण वही है, बेरोजगार युवाओं को शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना। व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यक्ति के कौशल को बढ़ाता है। कौशल बढ़ाने में रोजगार की संभावना बढ़ती है, आय बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है। इसलिए प्रशिक्षण को मानव पूंजी निवेश माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, मानव पूंजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन को देखेंगे उसके बाद उत्तर लगाएंगे। मानव पूंजी के संबंध में सबसे कथन कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है, यह श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाती है। ऑप्शन बी है, यह शिक्षा एवं स्वास्थ्य से निवेश को विकसित करती है। ऑप्शन सी है, यह शिक्षा कौशल की उपेक्षा के लिए किए जाए तो इसका मूल्य घट सकता है। ऑप्शन डी है, यह केवल किसी देश की कुल जनसंख्या को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 10, मानव पूंजी के संबंध में निम्नलिखित में से सब कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, यह श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाती है तो जी बिल्कुल। यह शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश से विकसित होती है तो जी बिल्कुल। यह शिक्षा एवं कौशल की उपेक्षा की जाए तो इसका मूल्य घट सकता है तो जी बिल्कुल ये भी सही है। यह केवल किसी देश की कुल जनसंख्या को दर्शाती है। तो प्रश्न जो पूछा है कि मानव पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो ऑप्शन डी है ना, यही सही नहीं है। यह केवल किसी देश की कुल जनसंख्या को दर्शाती है तो जी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, आइए हम समझते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था जो हम लोग पढ़े हैं। ह्यूमन कैपिटल का अर्थ केवल जनसंख्या नहीं बल्कि जनसंख्या की गुणवत्ता भी शामिल है। इसमें होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, अनुभव, कार्यकुशलता। इसलिए केवल जनसंख्या को ह्यूमन कैपिटल नहीं कहा जा सकता। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्य किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन को देखिए, भारत में किस प्रकार की अधिक बेरोजगारी पाई जाती है? खुली, मौसमी, छिपी हुई, मौसमी एवं छिपी हुई दोनों। प्रश्न नंबर 11, तो भारत में मौसमी और छिपी हुई दोनों बेरोजगारी पाई जाते हैं। यानी भारतीय कृषि दो प्रकार की बेरोजगारी प्रमुख रूप से पाई जाती है भारतीय कृषि में। एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी, खेती वर्ष भर नहीं होती, बुआई कटाई के समय काम मिलता है लेकिन बीच में समय काम नहीं मिलता है। इसलिए जब जब सीजन आता है तब तब भारतीय किसानों को या मजदूरों को रोजगार मिलता है, तो इसलिए इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। और एक होता है डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी छिपी हुई बेरोजगारी, जब खेत पर आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं और कुछ लोगों को हटाने पर भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं आती है, तो इसे ही डिसगाइस्ड या छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 12 है, यहाँ से देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिए और सुनिए। एक किसान के परिवार में 8 सदस्य खेत पर कार्य कर रहे थे, जबकि वास्तव में केवल 5 श्रमिकों की आवश्यकता थी। यदि शेष 3 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े, तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी है? मान लीजिए किसी खेत में मतलब 8 लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन 8 लोगों में से 3 लोगों को हटा दिया जाए और 5 लोग कार्य करें तो उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इस ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी? बताइए। तो ऐसे बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। यदि अतिरिक्त मतलब इसका व्याख्या है, यदि अतिरिक्त श्रमिकों को हटाने पर भी उत्पादन पर कोई कमी नहीं आती, तो इसका अर्थ है कि वे श्रमिक वास्तव में उत्पादन में योगदान नहीं दे रहे हैं। इस स्थिति में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यह भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाई जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन मौसमी बेरोजगारी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन मौसमी बेरोजगारी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन देखिए। श्रमिक पूरे वर्ष बेरोजगार रहते हैं। ऑप्शन बी है, रोजगार केवल एक विशेष मौसम में उपलब्ध होता है। ऑप्शन सी है, श्रमिक स्वयं नौकरी छोड़ देते हैं। रोजगार केवल शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध होता है। यहाँ क्या पूछा है? मौसमी बेरोजगारी का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? तो देखिए, रोजगार केवल एक विशेष मौसम में उपलब्ध होता है। ऑप्शन बी सही होगा, 13 का बी। यानी जो भारतीय कृषि है वह सीजनल, भारतीय कृषि में सीजनल बेरोजगारी देखने को मिलती है, क्योंकि भारतीय कृषि में समय समय से ही रोजगार मिलता है और भारतीय कृषि वर्ष भर नहीं होती है। उदाहरण के लिए बुआई, सिंचाई, कटाई, इन कार्यों के दौरान श्रमिकों को रोजगार मिलता है, लेकिन फसल के बीच में समय में काम नहीं मिलता है। इस स्थिति को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः किसे कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है, अशिक्षित लोगों को का बेरोजगार होना। ऑप्शन बी है, शिक्षित व्यक्तियों जो कार्य करने के इच्छुक हैं लेकिन उपयुक्त रोजगार नहीं मिल पाता। भूमिहीन किसान, कृषि में कार्यरत श्रमिक। शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः किसे कहते हैं? तो शिक्षित व्यक्ति जो कार्य करने इच्छुक हैं लेकिन उन्हें उपयुक्त कार्य नहीं मिलता है, तो उन्हें ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः किससे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो शिक्षित व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक हों लेकिन उन्हें उपयुक्त तो रोजगार नहीं मिलता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता। आइए इसे और अच्छे तरह से क्लियर करते हैं। शिक्षित व्यक्ति मतलब कार्य करने के लिए इच्छा रखता हो लेकिन उसे उपयुक्त कार्य नहीं मिल पाता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भारत की एक गंभीर समस्या है। जब व्यक्ति शिक्षित हो, कार्य करने के लिए तैयार हो, लेकिन योग्यता के अनुसार रोजगार न मिले, तो उसे ही शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। यह सामान्यतः विशेष रूप से शहरों एवं युवाओं में अधिक देखी जाती है। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करिए। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय बेरोजगारी कम करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए है, शिक्षा में निवेश कम करना। ऑप्शन बी है, कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा, केवल कृषि पर निर्भरता बढ़ाना। और ऑप्शन डी है, औद्योगिक विकास को कम करना। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कौन सा सही होगा? प्रश्न को देखिए, ऑप्शन को देखिए। तो देखिए, बेरोजगारी कम करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी उपाय क्या है? कौशल विकास एवं रोजगार उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सबसे अधिक प्रभावी है। आज के समय में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, यानी आज के समय में केवल डिग्री लेना ही पर्याप्त नहीं है। रोजगार प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? स्किल डेवलप चाहिए,
वोकेशनल एजुकेशन चाहिए, वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। यही कारण है कि सरकार भी कौशल विकास के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दे रही है। डिग्री का मान आज के समय में नहीं है, डिग्री कम है लेकिन स्किल ज़्यादा है तो आप रोजगार मुक्त रहेंगे, मतलब रोजगार आपको मिलेगा, वरना डिग्री केवल लेकर घूमेंगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा एवं आर्थिक विकास के संबंध में सबसे अधिक तरह स्पष्ट कर रहा है? क्या है? शिक्षा एवं आर्थिक विकास के संबंध में को सबसे अधिक अच्छी तरह से कौन स्पष्ट कर रहा है? ऑप्शन ए है शिक्षा केवल जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाती है। ऑप्शन बी है शिक्षा उत्पादकता, नवाचार एवं आय को बढ़ाती है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन सी है शिक्षा मानव संसाधनों के महत्व को कम करती है। ऑप्शन डी है शिक्षा केवल सेवा क्षेत्र को प्रभावित करती है। कौन सा उत्तर सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा एवं आर्थिक विकास के संबंध को अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? प्रश्न नंबर 16, तो इसका सर्वाधिक स्पष्ट और प्रभावी उत्तर ये होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा उत्पादकता, नवाचार एवं आय को बढ़ाती है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए इसे और स्पष्ट करते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की सोच, कौशल, निर्णय लेने की क्षमता, कार्यकुशलता को विकसित करती है। जो शिक्षित व्यक्ति होता है नई तकनीकों को अपनाता है, अधिक उत्पादक होता है, अधिक आय अर्जित करता है, देश के आर्थिक विकास में अधिक योगदान देता है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य जनसंख्या का उपयुक्त संकेतक है? स्वस्थ क्या है? स्वस्थ जनसंख्या का सबसे उपयुक्त संकेतक क्या है? ऑप्शन ए है उच्च शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन बी है कम जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन सी है केवल उच्च साक्षरता। ऑप्शन डी है कम शिशु मृत्यु दर एवं उच्च जीवन प्रत्याशा। प्रश्न को देखिए, उसके बाद उत्तर दे दीजिए। स्वस्थ जनसंख्या का उपयुक्त संकेतक क्या है? उच्च शिशु मृत्यु दर, कम जीवन प्रत्याशा, या केवल उच्च साक्षरता, या कम शिशु मृत्यु दर के साथ साथ उच्च जीवन प्रत्याशा। तो सबसे उपयुक्त उत्तर ऑप्शन डी लग रहा है, क्योंकि कम शिशु मृत्यु दर और उच्च जीवन प्रत्याशा ऑप्शन में सबसे अधिक प्रभावी उत्तर यही है। आइए इसको स्पष्ट करते हैं। स्वस्थ स्तर को मापने के संकेतक हैं इनफ्रंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशन, एक्सेस टू हेल्थ केयर। यदि शिशु मृत्यु दर कम है और जीवन प्रत्याशा अधिक है तो अच्छे स्वस्थ तंत्र का संकेत मिलता है। प्रश्न नंबर 18 है, स्वस्थ मानव पूंजी का एक महत्वपूर्ण घटक है। स्वास्थ्य मानव पूंजी का एक महत्वपूर्ण घटक है, कथन दिया है। इसका कारण है कि स्वस्थ श्रमिक सामान्यतः अस्वस्थ श्रमिकों की तुलना में उत्पादक एवं कार्यकुशल होते हैं। कथन और कारण दिए हैं, इनका ऑप्शन देखिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्नों को टाइप करने में थोड़ा क्वेश्चंस बड़ा हो जा रहा है। कल से और फंड छोटा करके लाऊंगी ताकि प्रश्न और ऑप्शन एक ही में आ जाए। दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है और ए गलत है लेकिन आर सही है। पहले प्रश्नों को फिर एक बार देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि स्वस्थ मानव पूंजी का एक महत्वपूर्ण घटक है, तो जी बिल्कुल घटक है। और स्वस्थ श्रमिक सामान्यतः अस्वस्थ श्रमिक की तुलना में अधिक उत्पादक और कार्यकुशल होता है, तो जी बिल्कुल ये दोनों सही भी हैं और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। स्वस्थ मानव पूंजी का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि स्वस्थ श्रमिक सामान्यतः अस्वस्थ श्रमिक की तुलना में अधिक उत्पादक और कार्यकुशल होते हैं, तो दोनों सही हैं और ऑप्शन उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा, जो स्वास्थ्य और शिक्षा होता है दोनों मानव पूंजी का आधार होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक कार्य कर सकता है, उसकी कार्य क्षमता अधिक होती है, अनुपस्थिति कम होती है, उत्पादन में अधिक योगदान देता है। इसलिए स्वास्थ्य पर किया गया व्यय इन्वेस्टमेंट माना जाता है।
प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना मुख्यतः भारत में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है हरित क्रांति, ऑप्शन बी है सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी है ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। निम्नलिखित में से कौन सरकारी योजना मुख्यतः भारत में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, यानी सर्व शिक्षा अभियान, जिसे SSA कहा जाता है, ये शुरू की गई थी प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और आइए इसको स्पष्ट करते हैं। NCERT में सर्व शिक्षा अभियान का उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य होता है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, विद्यालय में नामांकन को बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ध्यान दें, परीक्षा में योजनाओं के उद्देश्य पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, जो परीक्षा में सरकारी योजनाएं हैं उसके उद्देश्य पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कोशिश करूंगी कि जब ये NCERT खत्म हो जाए तो जो इसके की पॉइंट है, जो भी इसका की पॉइंट है, उस पर एक एक मैराथन ले लिया जाए, ताकि आप लोगों का और कंसेप्ट और बेसिक क्लियर हो जाए। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है कि लोगों को बोझ नहीं बल्कि संपत्ति क्यों माना जाता है? प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है कि लोगों को बोझ नहीं बल्कि संपत्ति क्यों नहीं माना जाता है? ये कंसेप्चुअल प्रश्न है। ऑप्शन ए दिया है क्योंकि जनसंख्या अपने आप राष्ट्रीय आय को बढ़ा देते हैं, तो जी नहीं। क्योंकि शिक्षित कुशल स्वस्थ लोग उत्पादन और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। ऑप्शन सी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास भूमि होती है। ऑप्शन डी है कि क्योंकि सभी लोग सरकारी नौकरी करते हैं। प्रश्न को एक बार और ध्यान दीजिए, तब ऑप्शन दिखाती हूँ। दिया है कि ये चारों ऑप्शन में से सबसे अच्छी तरह कौन स्पष्ट करता है कि लोग बोझ नहीं बल्कि संपत्ति हैं? क्योंकि बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 20, क्योंकि शिक्षित एवं कुशल स्वस्थ लोग उत्पादन और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। ऑप्शन नंबर 20 होगा। जो शिक्षित और कुशल और स्वस्थ लोग होते हैं आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। इस तरह लोगों को बोझ नहीं बल्कि संपत्ति माना जाता है। यदि पूरे चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये, जनसंख्या तभी एसेट बनती है, यानी जब जनसंख्या है जो किसी राष्ट्र का संपत्ति तभी बनती है जब वह शिक्षित हो, स्वस्थ हो, कुशल हो, उत्पादन में योगदान दे रहे हो। यदि इन गुणों का अभाव है तो वह जनसंख्या विकास के लिए चुनौती बन सकती है। ठीक। प्रश्न नंबर 21 है, कथन और कारण से संबंधित है, नहीं कथन से संबंधित है। मानव पूंजी निर्माण श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है। अब कथन दूसरा दिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास पर किया गया व्यय निवेश माना जाता है। ऑप्शन है दोनों सत्य हैं और कथन 2 एक की सही व्याख्या कर रहा है। दोनों कथन सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कथन 1 सत्य है लेकिन 2 असत्य है। ऑप्शन डी है कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना पड़ता है। दिया है कि क्या मानव पूंजी निर्माण श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है, तो जी बिल्कुल बढ़ाती है। और क्यों बढ़ाती है? क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर किया गया व्यय निवेश माना जाता है। क्योंकि जब शिक्षा पर आप व्यय करेंगे तो व्यक्ति स्किल्ड होगा, समझदार होगा, निर्णय लेने की उसकी क्षमता होगी। यदि स्वस्थ होगा, उसके स्वास्थ्य पर यदि आप खर्च करते हैं तो वह अधिक कार्यशक्ति वाला होगा, अधिक कार्यबल वाला होगा, अधिक समय तक काम करेगा। और जो स्किल का विकास होगा उससे भी उसके जो काम ज़्यादा टाइम में करना होता है वो उसके पास स्किल रहेगा तो कम टाइम लेगा और उत्पादकता बढ़ेगी। तो इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल पर किया गया व्यय निवेश माना जाता है। क्योंकि यदि आज उस पर निवेश कर रहे हैं तो आने वाले भविष्य में उससे उत्पादकता बढ़ती है। ओके, तो दोनों सही है और व्याख्या भी है। ऑप्शन ए सही होगा। जब सरकार या व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल पर खर्च करते हैं तो भविष्य में व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन, आय और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। इसी कारण इस खर्च को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, न कि एक्सपेंडिचर। यानी
जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल पर खर्च होता है उसे निवेश कहा जाता है, व्यय नहीं कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी और भौतिक पूंजी के सही अंतर है। देखिए, इधर ह्यूमन कैपिटल दिया है, इधर फिजिकल कैपिटल दिया है, यानी इधर मानव पूंजी दिया है और इधर भौतिक पूंजी दिया है। तो देखिए कौन सा जोड़ा सही है। क्या एजुकेशन और स्किल ह्यूमन स्किल्स है और मशीन और बिल्डिंग भवन भौतिक पूंजी है। मशीन बताइए क्या ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी है। शिक्षा फिजिक्स भौतिक पूंजी है और भवन मानव पूंजी है और हेल्थ भौतिक पूंजी है। या टूल्स यानी औजार मानव पूंजी है और श्रम भौतिक पूंजी है। कौन सा मतलब जोड़ सही है बताइए। प्रश्न नंबर 22 जी बताइए। हम सोचे कि कूट दिया है। तो देखिए, जो एजुकेशन और स्किल है ये ह्यूमन कैपिटल है यानी मानव पूंजी है और मशीन और भवन ये भौतिक पूंजी है। और ऑप्शन बी में जो दिया है इसमें तो सही करेक्ट दिया, यही करेक्ट होगा। लेकिन जो ऑप्शन बी दिया है मशीन, तो ये ह्यूमन कैपिटल ना होकर फिजिकल कैपिटल होगा। इस तरह ऑप्शन बी कट गया। और जो बिल्डिंग है ये भी ह्यूमन कैपिटल ना होकर भौतिक कैपिटल है। टूल भी वही, ऑप्शन ए सही होगा। मानव पूंजी शिक्षा और कौशल से संबंधित है और भौतिक पूंजी मशीन और भवन से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। ह्यूमन कैपिटल यानी व्यक्तिगत व्यक्ति में निहित गुण को ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, अनुभव, ये सब ह्यूमन कैपिटल है। जबकि वही फिजिकल कैपिटल मतलब ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है जो व्यक्ति में गुण निहित है उसे ही ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है यानी मानव पूंजी कहा जाता है। और भौतिक पूंजी उत्पादन में प्रयुक्त मानव निर्मित वस्तुएं जैसे मशीन, भवन, ट्रैक्टर, उपकरण। ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार बात बता दूं, यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के यहाँ पहुँच सके। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन दिया है कि अधिक जनसंख्या वाला देश आर्थिक संपत्ति बन सकता है। क्या दिया है? अधिक जनसंख्या वाला देश आर्थिक संपत्ति बन सकता है। प्रश्न 23 है और उसका कारण दिया है यदि जनसंख्या शिक्षित हो, कौशल हो, स्वस्थ हो तो वह आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऑप्शन ए दिया है दोनों सही है, आर ए की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी है दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। प्रश्नों को फिर दोबारा देख लीजिए। अधिक जनसंख्या वाला देश आर्थिक संपत्ति बन सकता है तो जी बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि यदि जनसंख्या शिक्षित है, स्वस्थ है, कुशल हो तो वह आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो जी दोनों सही भी है और व्याख्या भी है। ऑप्शन ए सही होगा। किसी भी देश की वहाँ की जनसंख्या उसकी संपत्ति बन सकती है, क्योंकि जब वह शिक्षित होगी, कार्यकुशल होगी, स्वस्थ होगी तो वहाँ का जो आर्थिक विकास है वह डेवलप करेगा। ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, केवल अधिक जनसंख्या होना विकास की गारंटी नहीं है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या यदि शिक्षित हो, स्वस्थ हो, प्रशिक्षित हो, रोजगार में लगी हो तो वह देश की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। इसलिए जनसंख्या क्वालिटी और क्वांटिटी से अधिक महत्वपूर्ण है। जो जनसंख्या की क्वालिटी है उसकी क्वांटिटी यानी जो जनसंख्या का गुण है, जैसे शिक्षित होना, स्वस्थ होना, प्रशिक्षित होना, रोजगारी होना, ये उसकी क्वालिटी है। उसकी क्वांटिटी जैसे इतना पॉपुलेशन उतना पॉपुलेशन उससे अधिक बेहतर है। यदि थोड़ा ही जनसंख्या है लेकिन वो स्किल्ड है तो वो डेवलप हो सकती है। यदि कहीं पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है लेकिन स्किल्ड नहीं है तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। प्रश्न नंबर 24 है। ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, डिग्री बट नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ, हायर प्रोडक्टिविटी। कौन सा सही होगा? 24। देखिए, ह्यूमन कैपिटल
हायर प्रोडक्टिविटी 1 का 4, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट डिग्री नॉट सुटेबल जॉब 3, हेल्थ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन क्या होगा 1, 4 2 1 3 यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 24 का ए। यहाँ पे वही बताया गया है। प्रश्न नंबर 25 है पीपुल एज रिसोर्स। जो पीपुल एज रिसोर्स अध्याय के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सबसे उपयुक्त है। जो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं मानव संसाधन के रूप में, इस अध्याय के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए है जनसंख्या हमेशा अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। ऑप्शन बी दिया है आर्थिक विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, यानी आर्थिक विकास केवल प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी है शिक्षा स्वास्थ्य कौशल में निवेश जनसंख्या को उत्पादक मानव पूंजी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी केवल साक्षरता ही आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त है। कौन सा सही होगा उत्तर? तो जो ये अध्याय है सबसे उपयुक्त इसका निष्कर्ष यही है, ऑप्शन सी, कि शिक्षा स्वास्थ्य कौशल में निवेश जनसंख्या को उत्पादक मानव पूंजी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी सही होगा। स्वस्थ जो चैप्टर है मानव पूंजी मानव संसाधन के रूप में, इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी संदेश देता है कि जनसंख्या तभी एसेट बन सकती है जब उस पर निवेश किया जाएगा। यह निवेश मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में किया जाता है, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट पर। यदि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रक्रिया है और तब यह किसी भी देश के लिए दीर्घकालिक आर्थिक विकास का आधार बन सकती है। प्रश्न नंबर 26 है रवि ने प्रश्न दिया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। रवि ने 2 वर्ष पूर्व स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। कंसेप्चुअल प्रश्न है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करिए। रवि ने 2 वर्ष पूर्व स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। वह कार्य करने के लिए इच्छुक है, लेकिन अनेक नौकरियों के लिए आवेदन कर चुका है, लेकिन अभी तक उससे अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिला है। तो उपयुक्त स्थिति किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 26 है, बताइए क्या सीजनल बेरोजगारी है या छिपी बेरोजगारी है या शिक्षित है या घर्षणात्मक है? प्रश्न नंबर 26। कोई बच्चा है, वह बीए पास कर लिया है, मतलब 2 वर्ष पूर्व स्नातक की पढ़ाई कर चुका है, वह कार्य करने के लिए इच्छुक है, लेकिन नौकरियों के लिए आवेदन कर रहा है, लेकिन उसे योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है। तो वो कैसी है? तो वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी शिक्षित बेरोजगारी होगा वो, क्योंकि शिक्षित होते हुए भी उसे और जॉब करते हुए भी मतलब जॉब की चाह रखते हुए भी उसके जॉब नहीं मिल रही है, तो उसे क्या कहेंगे? शिक्षित बेरोजगारी। यह प्रश्न केवल परिभाषा नहीं बल्कि सिचुएशन को समझने की क्षमता का जांच करता है। यहाँ रवि एक शिक्षित है, कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है, इसी कारण एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का उदाहरण है। कई परीक्षाओं में केस स्टडी देकर बेरोजगारी का प्रकार पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा मानव पूंजी में निवेश का सर्वोत्तम उदाहरण है? क्या दिया है? सरकार द्वारा मानव पूंजी में निवेश का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, सरकारी अस्पताल खोलना एवं योग्य चिकित्सकों की नियुक्ति करना, फ्लाईओवर का निर्माण करना, रेलवे ट्रैक का विस्तार करना। बताइए, प्रश्न को देखिए। सरकार द्वारा मानव पूंजी निवेश का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? क्या राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना, फ्लाईओवर का निर्माण करना, रेलवे ट्रैक का विस्तार करना? तो जी नहीं। देखिए, सरकारी अस्पताल खोलना एवं योग्य चिकित्सक को नियुक्ति करना। जैसे ऊपर मैं क्लियर की हूँ कि मानव पूंजी में निवेश का सर्वोत्तम मतलब जो मानव पूंजी पे जो खर्च किया जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा कौशल विकास पे, तो इसे निवेश किया कहा जाता है, खर्च नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य से संबंधित है तो ये होगा सर्वोत्तम उदाहरण, सरकारी अस्पताल खोलना और योग्य चिकित्सकों की नियुक्ति करना, ताकि उस एरिया के लोग अपने को स्वस्थ बना सके। तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। जब
सरकार जब शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च करती है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में निवेश करती है, और अस्पताल, विद्यालय, कौशल प्रशिक्षणों में किया गया निवेश लोगों की कार्य क्षमता बढ़ाता है, जबकि सड़क, पुल और रेलवे पर निर्माण फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश है। ठीक, मतलब ये सब भौतिक पूंजी निर्माण कर रहा है, और जब मतलब सड़क, पुल, रेलवे का निर्माण, ये सब भौतिक पूंजी का निर्माण हो रहा है। लेकिन जब अस्पतालों, विद्यालयों, कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना किया जाएगा, उस पर निवेश किया जाएगा, तो उसे ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है उसे। ठीक, ये देखिए प्रश्न दिया है, मानव पूंजी निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यह श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाता है, सही है। यह व्यक्ति की आय अर्जित करने की क्षमता बढ़ाता है, तो जी बिल्कुल। यह केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए पर्याप्त है, तो जी नहीं। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास द्वारा बढ़ावा जाता है, तो जी बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है, और ऑप्शन ए भी सही है। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी यह जो प्रश्न है ना, कंसेप्चुअल क्लियरिटी की जांच करने के लिए है। ठीक, मानव पूंजी का निर्माण संबंध जनसंख्या की संख्या से नहीं बल्कि जनसंख्या की गुणवत्ता से है। जो मानव पूंजी निर्माण है, इसका संबंध जनसंख्या की संख्या से नहीं बल्कि जनसंख्या की गुणवत्ता से है। केवल जनसंख्या बढ़ने से मानव पूंजी नहीं बढ़ती, बल्कि मानव पूंजी तभी बढ़ती है जब शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल पर का स्तर बढ़ेगा। इसलिए वर्तमान समय में सरकारें इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा विशेष ध्यान दे रही हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को सही रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है शिक्षा, कौशल, अधिक उत्पादकता, अधिक आय, आर्थिक विकास। ऑप्शन बी दिया है जनसंख्या वृद्धि, मुद्रास्फीति, अधिक आय और विकास। ऑप्शन सी दिया है उच्च कर, कम उत्पादकता, विकास। ऑप्शन डी दिया है आयात, निर्यात और विकास। मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सही रूप सबसे कौन दर्शा रहा है? तो जी ये एजुकेशन, स्किल डेवलप, हायर प्रोडक्टिविटी। जब एजुकेशन होगा तो स्किल डेवलप होगा और हाई प्रोडक्टिविटी होगा, जिससे हाई इनकम प्राप्त होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। यानी शिक्षा से कौशल विकास होगा, कौशल विकास से अधिक उत्पादकता होगी, अधिक उत्पादकता से अधिक आय मिलेगा और अधिक आय से आर्थिक विकास होगा। ऑप्शन ए सही होगा। कौशल बढ़ाने के लिए उत्पादक, जब जो व्यक्ति शिक्षा और प्रशिक्षण से व्यक्ति का कौशल बढ़ता है और कौशल बढ़ने से उत्पादकता बढ़ती है, आय बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, आर्थिक विकास होता है। यही मानव पूंजी निर्माण का पूरा चक्र है। ओके, प्रश्न नंबर अगला है, पीपुल एज रिसोर्स, मानव संसाधन के रूप में अध्याय का केंद्रीय संदेश निम्नलिखित में से कौन अच्छी तरह व्यक्त कर रहा है? ऑप्शन ए दिया है जनसंख्या हमेशा आर्थिक बोझ होती है। ऑप्शन बी दिया है आर्थिक विकास केवल भौतिक पूंजी पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी है शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल में निवेश लोगों के उत्पादक संपत्ति में बदल देता है, आर्थिक विकास को गति देता है। और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय विकास में मानव संसाधनों को कोई भूमिका नहीं होती। तो जी इसका क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर, यही अंतिम था, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 30 है, आज का ये अंतिम प्रश्न था। ठीक, जो ये संसाधन के रूप में मानव, इसका अध्याय का केंद्रीय वक्त यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में निवेश लोगों की उत्पादक संपत्ति में बदल देता है और आर्थिक विकास को गति देता है। ठीक, अब इसमें जो याद रखने योग्य सूत्र हैं देख लीजिए एक बार ससरी निगाहों से। ह्यूमन रिसोर्स, पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वर्क डू फ्रॉम इनकम, नॉन मार्केट एक्टिविटी डू वर्क विदाउट मॉनेटरी पेमेंट, seasonal unemployment, employment available only in a particular season,
और डिसगाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वहाँ पे मोर वर्कर्स सेम आउटपुट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, क्वालिफाइड पर्सन नो सुटेबल जॉब, हेल्थ पॉपुलेशन, लो IMR प्लस हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों का जो चैप्टर 2 था मानव संसाधन के रूप में क्लास 9 का NCERT इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ। कल हम लोग चैप्टर 3 को कवर करेंगे। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और अगला वीडियो चाहिए तो पार्ट 3 ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।